लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था डेरिवेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड डेरिवेशन फॉर टॉर्क। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकंड पार्ट जो रहेगा वो एप्लीकेशन वाला पार्ट रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, बट जो थियोरी जो पार्ट है वो लिखवा के नहीं दूंगा। और उसके बाद दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक सॉल्व एग्जाम्पल और एक अनसॉल्व का सॉल्व एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल। और एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि द चैनल अबाउट विच आई हैव मेंशन अर्लियर कि मेरे जो भाई है उन्होंने जो चैनल खोला है प्रोफेसर अशोक शिंदे के नाम से, तो उन्होंने कल इन्वर्स फंक्शन डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स फंक्शन उसके जो उसका जो पार्ट है वो वाला पार्ट वो डिस्कस करना चालू किया है। तो मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर द टाइम हम लोग चालू करेंगे आज का चैप्टर, आज का पार्ट, जो कि रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो जो 11th वाला पार्ट था वही देखेंगे, बट हम लोग डेरिवेटिव से समझेंगे। देखो, चेंज मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर डेरिवेटिव डी बाई डी टी, इसके तरीके से भी देख सकते हैं। तो हम लोग दो पार्ट देखेंगे, पहला वाला रहेगा जो कि लीनियर मोमेंटम वाला पार्ट रहेगा, सेकेंड वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम वाला पार्ट डिस्कस करता हूँ पहले मैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले पी का फॉर्मूला होता है, पी का फॉर्मूला होता है, या फिर सॉरी एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी पी बाई डी टी, जहाँ पे पी का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, बराबर है। अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ तो डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी। मास को अगर कांस्टेंट किया, कभी कभी मास वेरिएबल भी हो सकता है। मतलब एग्जांपल अगर हम लोग रॉकेट का केस लेते हैं, रॉकेट के केस में अगर फ्यूल बर्न हो रहा है, तो फ्यूल बर्न हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। अगर फ्यूल कंज्यूम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, मास लॉस हो रहा है, तो मास स्लोली स्लोली कम हो रहा है, तो भाई मास भी चेंज होता है। बट हम लोग यहाँ पे मास चेंज कंसिडर नहीं करेंगे, तो मास डेरिवेटिव के बाहर डी वी बाई डी टी। तो मास डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सिलरेशन। तो मुझे बताओ मास इंटू एक्सिलरेशन क्या रहेगा, फोर्स। तो डी पी बाई डी टी मतलब डी पी बाई डी टी का फॉर्मूला रहेगा फोर्स, फॉर्मूला रहेगा फोर्स। क्लियर है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी मुझे बताओ, वहाँ पे हम लोग लीनियर मोमेंटम का जो डेफिनेशन था, जो स्टेटमेंट था, वहाँ पे हम लोग ने ऐसे बोला था कि व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट। ये मुझे बताओ, अगर फोर्स जीरो रहेगा तो डी पी बाई डी टी कितना रहेगा, जीरो। किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो। अगर ये जीरो हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट हो जाएगा मतलब वो क्या हो गया, कंजर्व्ड। क्लियर है क्या, इसका मतलब क्लियर है। अगर फोर्स जीरो रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज जीरो, देन द मोमेंटम इज कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग सेम चीज देखने वाले हैं, बट रोटेशनल मोशन में देखेंगे। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा देखते हैं। तो रोटेशनल मोशन का जो पार्ट रहने वाला है वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स की जगह पे आ जाएगा टॉर्क। जो फोर्स हम लोग ने मेंशन किया उसकी जगह पे आएगा टॉर्क। लीनियर मोमेंटम की जगह पे आएगा एंगुलर मोमेंटम। तो देखते कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम जो भी है वो हम लोग देखते थे कि कैसे आता है वो वाला पार्ट। तो यहाँ तक आपको पता चल गया रहेगा। डी पी बाई डी टी तो फोर्स होता है, वो तो मैंने अभी जस्ट डिराइव किया, आपको आप नोट डाउन कर सकते हैं पीछे जाके। तो मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था, एंगुलर मोमेंटम का तो वो फॉर्मूला था एल बार इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। एल बार इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। अभी जैसे मोमेंटम पी था एम इंटू वी, उसका डेरिवेटिव लिया रेट ऑफ चेंज के लिए, वैसे ही मैं इधर रेट ऑफ चेंज के लिए डेरिवेटिव लूंगा। तो डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, डी एल बार बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। ये मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो मोमेंटम रहने वाला है, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, वो किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, रेडियस वेक्टर और
लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी अपना डायरेक्शन हर बार चेंज करेगा। रोटेशनल मोशन की बात करूंगा तो ये मुझे बताओ, रेडियस वेक्टर भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है मतलब ये दोनों चीज़ क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, दोनों भी वेरिएबल है। यहाँ पे मास कांस्टेंट था बट यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल रहेगा, दोनों भी वेरिएबल रहेगा, सॉरी एक मिनट, डी बाई डी टी, दोनों भी अगर वेरिएबल रहेगा तो मुझे बता यू इन टू रूल अप्लाई होगा। यू इन टू रूल क्या बोलता है, आर बार क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी बार प्लस प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर है? ये मुझे बताओ dp बाई डी टी क्या होता है, dp बाई डी टी क्या होता है, f। तो r बार क्रॉस f बार प्लस p बार को लिखूंगा m इंटू वी बार, मास इंटू वेलोसिटी है ना, p क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीजन, p इक्वल्स टू m इंटू वी इंटू डी आर बाई डी टी क्या रहेगा देखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डी आर बाई डी टी। अब टेक्स्ट बुक में इसका रीज़न दिया नहीं है कि डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू वी क्यू है या फिर जो भी है वो क्यू है, उसका रीज़न दिया नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है। मुझे बताओ, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये रेडियस वेक्टर है, बराबर है। अगर ये रेडियस वेक्टर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है क्या, नहीं, ये क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को। तो अगर मुझे बताओ इसका चेंज होगा, जो इसके डायरेक्शन का चेंज होगा, तो ये इधर का जो पार्टिकल रहेगा वो भी अपनी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करेगा। मतलब अगर डी आर बाई डी टी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज कर रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी के मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। देखो क्लियर है क्या, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो इन शॉर्ट डी आर बाई डी टी मतलब क्या है, वी बार। देखो ना, डी आर, आर मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या होगा, वेलोसिटी। तो मैं इन शॉर्ट ऐसे बोल सकता हूँ कि डी आर बार बाई डी टी, यहाँ पे लिख दूंगा कि सिंस डी आर बार बाई डी टी इक्वल्स टू वी बार, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी बार। ये मुझे बताओ आई बार क्रॉस आई बार क्या होता है, जे बार जे कैप, सॉरी आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप डॉट क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग आई एक्स वाई और जेड डायरेक्शन का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता तो आंसर कितना आता है, नल वेक्टर या फिर जीरो, नल वेक्टर या फिर जीरो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे वी बार क्रॉस वी बार है, बराबर है, तो वी बार क्रॉस वी बार कितना आएगा, जीरो। तो फॉर्मूला क्या आएगा, डी एल बार बाई डी टी इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार इक्वल्स टू टाउ बार या फिर टाउ। क्लियर है, पक्का सबको क्लियर हो रहा है, टाउ बार ही लिखता हूँ मैं, चलेगा। मुझे बताओ डी पी बाई डी टी क्या था, डी पी बाई डी टी था एफ बार, डी पी बार बाई डी टी था एफ बार। वैसे डी एल बार बाई डी टी क्या बन गया, टाउ बार। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस टॉर्क। यहाँ पे डायनामिक्स ऑफ मोशन लीनियर मोशन था, यहाँ पे डायनामिक्स ऑफ विच मोशन, रोटेशनल मोशन था। क्लियर हो रहा है क्या यहाँ तक? अभी मुझे बताओ ये टाउ जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सटर्नल टॉर्क रहेगा, बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ। अगर एक्सटर्नल टॉर्क रहेगा तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर टाउ डी एल बार बाय डी टी इक्वल्स टू टाउ एक्सटर्नल ले लिया मैंने, इफ टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो देन डी एल बार बाय डी टी इक्वल्स टू जीरो। अगर डी एल बार बाय डी टी जीरो होगा, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है उसका डेरिवेटिव कितना आता है, जीरो। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब एल मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो रहा है? वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आर बार क्रॉस पी बार, डी एल बार बाई डी टी रहेगा डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। रेडियस वेक्टर भी चेंज हो रहा है, लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब मैं दोनों को वेरिएबल कंसीडर करूंगा, ना कि उसको मैं कांस्टेंट कंसीडर करूंगा। जैसे मास इनटू वेलोसिटी में मास को कांस्टेंट पकड़ा था और डेरिवेटिव के बाहर निकाला था, यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। देयरफॉर अप्लाइंग u इंटू रूल इन द अबव कंडीशन वी गेट r बार u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर है? अभी मुझे बताओ dp बाई dt
जो 11th में हो चुका है। डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? फोर्स। तो आर बार क्रॉस एफ बार तो इधर आ जाएगा। डी आर बाई डी में थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है, सिंस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू वी बार। देयरफॉर यहाँ पे मैंने वी बार लिखा, पी के जगह पे लिखा एम इंटू वी, लीनियर मोमेंटम है ना पी, एम इंटू वी। वी बार क्रॉस वी बार कितना रहेगा? आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, वैसे वी क्रॉस वी जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? क्यों जीरो होता है? क्योंकि वहां पे ऐसे लिखते हैं आई आई साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के इधर साइन थीटा लिखते हैं ना, ये आई और आई दोनों सेम वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? जीरो। दोनों के बीच में एंगल जीरो रहेगा, तो साइन जीरो कितना आएगा? जीरो। ये हो चुका है। तो मुझे बताओ ये वाला पार्ट जीरो हो गया। आर बार क्रॉस एफ बार क्या रहेगा? टाउ। उसको टाउ को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल टॉर्क। अभी डी एल बार बाई डी टी एक्सटर्नल टॉर्क था, वैसे ही डी पी बाई डी टी था एक्सटर्नल फोर्स, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जगह पे, लीनियर मोमेंटम के टाइम पे। तो मुझे पता है डी एल बार बाई डी टी इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, देन डी एल बार बाई डी टी इक्वल टू जीरो। इफ अ डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी इज जीरो देन दैट क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर एल इज कॉन्स्टेंट। एल जो रहेगा वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, या फिर क्या रहेगा? कंजर्व्ड। क्लियर है आपको? यहाँ पे अभी आपको हेडिंग डालो एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगल, हेडिंग डालो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो। एज वी नो दैट L bar equals to R bar cross P bar, as we know that L bar equals to R bar cross P bar, where L bar is the angular momentum of the body, and R bar is the radius vector, and P bar is the linear momentum. in order to find out rate of change of the above quantity, we differentiate the above equation with respect to time. हो गया? ये दो लाइन लिखनी है आपको, यहाँ पे ध्यान दो, ये दो लाइन लिखनी है, सेकेंड और थर्ड लाइन पूरी एज इट इज कॉपी करनी है। लिखा, एज वी नो दैट dp by dt, dp ध्यान दो, dp अपॉन dt इक्वल्स टू f, dp by dt इक्वल्स टू f, एंड यहाँ पे ध्यान दो, dr अपॉन dt इक्वल्स टू v, देयरफॉर ये पूरी लाइन छापो, पूरी लाइन एज इट इज कॉपी करो, पूरी लाइन एज इट इज कॉपी करना है आपको, ये वाली। लिखा, आगे लिखो, as we know that cross product of same vector, cross product of similar vector or equal vector is always equal to zero. Cross product of similar vector or equal vector is always equal to zero. Therefore v bar cross v bar equal to zero. Next line में लिखो, dl bar by dt equals to r bar cross f bar, dl bar by dt equals to r bar cross f bar equals to tau external. Hence we can say that the rate of change of angular momentum of a rotating body, is equal to the external torque, आगे, if the external torque is equal to zero, then dl bar by dt equal to zero, dl bar by dt is zero. As we know that if the derivative is zero, the quantity is constant. Therefore angular momentum is constant or conserved. हाँ, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट लिखो। एज फार एज द एक्सटर्नल टॉर्क acting on the body is zero, the angular momentum is constant or remains conserved.
क्लियर है? इसका मतलब क्या है, टॉर्क अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो टॉर्क अप्लाई करने वाला एक्सटर्नल टॉर्क है वो अगर जीरो हो जाता है तो मोमेंटम, पहले का मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। ये पहले का मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अगर सेम रहेगा तो ये लिख लिया, ये लिख लिया, ध्यान दो अभी नेक्स्ट पार्ट पे। पहले का मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अगर जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एल अगर कांस्टेंट रहता है, एल अगर कांस्टेंट रहता है मतलब क्या, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था, देखो एल के दो फॉर्मूला है, आर बार क्रॉस एफ बार और दूसरा फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा। तो I1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 इंटू ओमेगा 2। ये क्या होता है मेरे पता, ये जो होता है, ये वाला स्टेटमेंट जो है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब मोमेंटम अगर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो गया तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। एग्जांपल, अगर अगर हम लोग अगर बैलेट डांसर का केस लेते हैं, बैलेट डांसर का केस, कि बैलेट डांसर ऐसे सपोज सपोज ऐसे डांस कर रहे हैं विथ वन लेग, वन टो पे वो डांस कर रही है सपोज, और उसके जो हैंड्स है वो आउटस्ट्रेच है, हैंड्स आउटस्ट्रेच है। अभी जब वो रोटेट करना चालू की, रोटेट करना चालू करेगी, ये बैलेट स्केट रोलर के केस में भी होता है, स्केट डांसर जो होते हैं उनके केस में भी यही होने वाला है। तो अगर हाथ, जो हैंड्स है वो बाहर की तरफ है, हैंड्स जो है वो बाहर की तरफ है, एक लेग बाहर की तरफ है और एक टो पे वो रोटेशन कर रही है, तो मुझे बताओ हाथ बाहर की तरफ होने के वजह से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ पे रहेगा, वो मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, आउटर एज पे। क्लियर है? अभी यही बैलेट डांसर अगर हाथ को अगर ऊपर ले लेती है, ऐसे हाथ को ऊपर ले लेती है, सपोज समझो यार, ये आई एम नॉट गुड एट दिस काइंड ऑफ ड्राइंग्स, तो ऐसे हाथ को ऊपर ले लेती है और लेग भी उसको बेंड कर देती है। अभी मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के करीब जाएगा। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के करीब जाएगा, इसका मतलब क्या है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, तो I2 विल बी लेस, I1 विल बी मोर। ये अगर ये रोटेट कर रहा था, हाथ जब बाहर थे तभी उसके पास एंगुलर वेलोसिटी, वो घूम रहा था ना, तो एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ तो थी और एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही कम हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है कि इसमें, टॉर्क अप्लाई कहीं पे हो रहा है, नहीं हो रहा है टॉर्क, तो एक्सटर्नल टॉर्क कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हुआ तो मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही उसने हाथ अंदर की तरफ लिए, पैर अंदर की तरफ लिए, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा फास्ट रोटेट करने लगेगा, मतलब इट विल स्पिन लाइक अ टॉप, टॉप मतलब जो भोरा होता है उसकी तरह वो घूमने लगेगा। क्लियर है? जब बैलेट डांसर के हाथ आउटस्ट्रेच थे, तो आउटस्ट्रेच थे, लेग आउटस्ट्रेच था, मतलब एक लेग बाहर की तरफ था, टो के ऊपर वो स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था। क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था? क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो उसके से एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ज़्यादा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ज़्यादा था। अभी जैसे ही उसने हाथ करीब लेके आया, हाथ करीब लेके आए, ऊपर से उसका लेग भी उसने फोल्ड कर दिया और वो भी बॉडी के करीब लेके आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ गया, तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर था, अभी ये करीब आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो गया तो उसको अगर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने का रहेगा तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, उसका स्पीड बढ़ेगा। क्लियर है? रोटेशंस बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है? ये केस है बैलेट डांसर के केस में। सेकंड केस हम लोग जो देखेंगे वो वाला देखते हैं, तो ये पहले वाला केस जो एज इट इज आपको टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है, सेकंड वाला केस कौन सा रहेगा, अगर सपोज मेरा ये स्विमिंग पूल है और यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे एक स्विमर है, वो यहाँ पे खड़ा है, तो आप देखोगे कि वो स्टार्टिंग में ना वो पूरा उसकी बॉडी जो रहती है ना वो स्ट्रेच रहती है, ऐसे कुछ स्ट्रेच रहती है, और जैसे ही वो जंप मारता है तभी वो उसकी बॉडी को करीब लेके आता है, मतलब कुछ शायद से वो ऐसा सर्कल में बॉडी को खूब बहुत खुद के करीब लेके आता है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये रहेगा तो बॉडी वो करीब लाने का ट्राई करता है। अगर बॉडी को मतलब सारे हैंड्स लेग्स वो सारे बॉडी के सारे पार्ट्स को वो करीब लाने का ट्राई करता है, तो अगर करीब लाने का ट्राई करोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की करीब लेके आया, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था क्योंकि बॉडी आउटस्ट्रेच थी, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया
बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब होने की वजह से मेरे को पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, बढ़ेगी। इसलिए वो ज़्यादा फ्लिप ले सकता है। जब वो बॉडी के करीब लेके आएगा तभी ज़्यादा फ्लिप करेगा, और जस्ट जस्ट पानी को टच करने के पहले वो वापस वो आउटस्ट्रेच हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे होने वाला है किसके केस में, ये केस होता है जब कोई स्विमर, मतलब ओलंपिक स्विमर रहेगा, उसको बोलते हैं ना वो कुछ वो एक कैटेगरी ऑफ गेम होता है जहाँ पे उन लोगों को अलग अलग एक्टिव, मतलब अलग अलग डाइव्स करने होते हैं। तो डाइव्स में जितने नंबर ऑफ रोटेशन अगर कंप्लीट करता है पानी, मतलब वाटर के लेवल को टच करने से पहले, दैट विल गिव हिम एज ओवर अदर पार्टिसिपेंट्स। दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लूजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर डिक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी। जैसे ही बॉडी के पार्ट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब लेके आता है वैसे ही क्या हो जाएगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे कोई लिंक मिलती है इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के, तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगा। अगर नहीं मेंशन किया तो आप ये समझ सकते हो कि मैंने दोनों एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए, बट अगर मेरे को कोई लिंक मिल जाती है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा कि वहाँ पे आप जाके लिंक देख सकते हो। तो एक बार प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देना। तो मैंने एंगुलर मोमेंटम के दोनों एप्लीकेशन, मतलब जो स्विमर है उसका केस और बैलेट डांसर का केस, दोनों भी अगर मुझे मिल जाता है जिसके ग्राफिक्स यूट्यूब पे, तो मैं वो ग्राफिक्स की लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको और थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। क्लियर है? ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एज इट इज़ आपको टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो न्यूमेरिकल के दो एग्जांपल्स है, तो दोनों एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा, जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व एग्जांपल में, अनसॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन देखेंगे। तो अनसॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे कुछ है। यहाँ तक क्लियर है? एप्लीकेशन का पार्ट आपको एज इट इज़ कॉपी करना है टेक्स्ट बुक में से ही। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है अपना न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, a flywheel used to prepare earthware pots is set into rotation of 100 rpm। तो n1 दिया है 100 rpm। ओके, एक चीज देखो, क्वेश्चन में आगे ना 80 आरपीएम लिखा है। आरपीएम में लिखा रहेगा तो अपने को कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है, कुछ तो कन्वर्जन करने का कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखेंगे उसको 100 आरपीएम। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 kg। तो मास है 10 kg और ये डिस्क है, बराबर है। एंड एंड रेडियस एज 0.4, रेडियस एज 0.4 मीटर। आगे, अ लंप ऑफ क्ले टू बी इक्वलेंट एज पार्टिकल, टू बी कंसिडर एज अ पार्टिकल। लंप ऑफ क्ले मतलब क्ले का एक छोटा सा टुकड़ा जिसका मास, खुद का मास है एम डैश बोलता हूं मैं इसको, 1.6 kg, फॉल्स ऑन इट एंड एडर्स टू इट। एडर्स मतलब चिपक जाना। इट एट अ सर्टन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो डिस्टेंस जो होने वाला है वो एक्स रहने वाला है सेंटर से। वो देखते हैं, कैलकुलेट एक्स इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम। मतलब जो नया वाला स्पीड रहेगा वो रहेगा 80 आरपीएम। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दो पे, पहले मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे है। यहाँ पे एक व्हील है, व्हील रोटेट हो रहा है। तो व्हील इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, डिस्क रोटेट हो रही है तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा और उसका एन रहेगा, मतलब उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगी। तो मुझे बताओ, अगर एक छोटा सा टुकड़ा, क्ले का छोटा सा टुकड़ा अगर यहाँ पे आके चिपक जाता है, एडर मतलब चिपक जाना, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है। ये मुझे बताओ, मास चिपक जा रहा है एट ए डिस्टेंस एक्स, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर रहेगा। पहले ही डिस्क रोटेट हो रही है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और छोटा मास आके चिपक रहा है। तो अगर मास आके चिपक रहा है मतलब छोटा सा एक लंप ऑफ क्ले इज गेटिंग एडर एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो रोटेशन का स्पीड कम हो जाएगा। देखो रोटेशन का स्पीड 100 था, अभी कितना हो गया 80। क्लियर है? तो पहला केस जो रहेगा केस वन में क्या बोल रहा है कि डिस्क अकेला रोटेट हो रहा है, डिस्क अकेला रोटेट हो रहा है। तो मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहेगा, L1 का फॉर्मूला रहेगा I1 इंटू ओमेगा वन। ये I1 इंटू ओमेगा वन मतलब क्या, I1 कितना है रे, एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डिस्क का बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ डिस्क का बात कर रहे हैं, इंटू ओमेगा वन क्या है, ओमेगा होता है 2 पाई N1
अपॉन 60। ए मुझे एक चीज़ बताओ, 2π60 को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, एम की वैल्यू कितनी है 10, आर कितना है 0.4, 0.4 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, चलेगा। ये उसका स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना आएगा 16 इंटू 10 एक मिनट 16 इंटू 10⁻2 अपॉन 2 इक्वल इंटू 2π, n1 कितना है रे 100 अपॉन 60। क्लियर है। अगर मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा ये जाएगा, बराबर है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे -1 आएगा सिर्फ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ये जाएगा तो आएगा 8 इंटू 10⁻⁻1 2π इंटू 100 अपॉन 60। इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको कुछ भी नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, टच नहीं करेंगे। क्यों मालूम है, देखो 2π अपॉन 60 आगे जाके कैंसिल होगी, क्योंकि मोमेंटम का बात है, एंगुलर मोमेंटम का बात है, तो वहाँ पे वो कैंसिल ही होने वाला वैसे भी। तो देखते हैं आगे वाला पार्ट। तो सेकेंड केस जो रहेगी, जहाँ पे जब लंब गिरता है, तो केस 2 जो रहेगी वो क्या रहेगी, डिस्क प्लस लंब, क्ले, डिस्क प्लस क्ले, मतलब लंब का एक टुकड़ा है, क्ले का एक टुकड़ा है, वो जाके गिर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ x पे। अभी मुझे बताओ कि डिस्क प्लस क्ले, क्ले का बात कर रहा हूँ मैं, तो डिस्क प्लस क्ले का जब बात करूंगा तभी क्या कंसिडर होगा, अभी ये जाके गिर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ x। अगर मैं मास का बात करूँ तो मास भी ऐड होता है, तो इधर तो रोटेशन हो रहा है, तो इधर क्या ऐड होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में कौन कर रहा था, ट्रांसलेटरी मोशन में जो मास कर रहा था, यहाँ पे कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे को बताओ L2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, L2 का फॉर्मूला रहेगा I1 मतलब डिस्क का प्लस I2 मतलब क्ले का, और ये दोनों साथ में रोटेट हो रहे हैं। देखो डिस्क प्लस क्ले अभी साथ में रोटेट करे, तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी कितना रहेगा, ω2। तो मुझे बताओ I1 कितना है, I1 का फॉर्मूला mr²/2 बराबर है mr²/2 प्लस I2 कितना है m'², और ये डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर। ये मेरे को बताओ, छोटा मास ना, देखो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है पार्टिकल, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², तो mx² इंटू 2π इंटू n2/60। ये मुझे बताओ, ये इसका ये वाला पार्ट जो हम लोगों ने सॉल्व किया, देखो यहाँ पे कितना आया था 8 इंटू 10⁻⁻1, क्लियर है, प्लस ये वाला कितना है, मास कितना है 1.6 इंटू x² बराबर है इंटू 2π n2/60। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, मोमेंटम पहले और मोमेंटम बाद में क्या रहेगा, सेम, मतलब L1 इक्वल्स टू L2 बाय लॉ ऑफ, लिखना है यहाँ पे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके हिसाब से अगर लिखूंगा तो L1 कितना है 8 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 2π अपॉन 60 इंटू 100 इक्वल टू N2 की जगह पे 80 है शायद से, हाँ 80 है। यहाँ पे कितना आएगा 8 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 1.6 इंटू x² इंटू 2π अपॉन 60 इंटू 80। ये 2π/60 गया, ये गया, ये 4 जा, ये 5 जा। क्लियर है, सबको यहाँ तक क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, पक्का। अभी और एक चीज़, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। तो मुझे बताओ ये 1 जा जाएगा और ये कितना जाएगा 2 जा, डिवाइड कर रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 1 जा 4 2 जा 5 2 जा कितना आएगा, 5 2 जा 10 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻1 और 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना आएगा 8 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 1.6 x²। 8 इंटू 10⁻⁻1 यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2π/60 2π/60 गया, ये 0 0 गया, 4 2 4 जा 2 5 जा, और ये 4 8 डिवाइड बाई 4 2, क्लियर है। अभी 2 इंटू 5 10 10⁻⁻1 यहाँ पे एज इट इज आया, 8 इंटू 10⁻⁻1 यहाँ पे प्लस 1.6 x², ये यहाँ पे जाएगा तो कितना आएगा 10 माइनस 8 10 इंटू 10⁻⁻1 माइनस 8 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻1 बाहर आया, 10 माइनस 8 कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू 1.6 इंटू x²।
मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि 0.2 इक्वल्स टू 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर, चलेगा? चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दो, यहाँ पे और गिचमट नहीं करना मुझे। तो 0.2 को मैं डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ, एक डेसिमल, 2 इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2 8 जा, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 1/8, एक्स कितना आएगा 1/√8। शायद से आंसर वही है 1/√8। क्लियर है? पहले डिस्क का केस है, बाद में डिस्क प्लस क्ले का केस है, दोनों को कंबाइन करना है, डिस्क प्लस क्ले, और सॉल्व करना है। सबको क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा एक पार्ट डिस्कस करूंगा कि फ्लाईव्हील क्या होता है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में फ्लाईव्हील बोला है, तो फ्लाईव्हील क्या होता है? फ्लाईव्हील मतलब वो नहीं कि ऐसे उसको फेंक दिया ऐसा और उड़ते जाएगा, वो वाला व्हील नहीं रहता है। फ्लाईव्हील मतलब एक मैकेनिकल डिवाइस है जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, वो डिवाइस यूज़ करेंगे टू स्टोर द एनर्जी। मतलब रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि हम लोग एक्सेस ऑफ एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए, और वो एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग उसको इन फॉर्म ऑफ फ्लाईव्हील, मतलब फ्लाईव्हील उसको स्टोर करने में यूज़ करता है। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा कि क्या क्या किया है। पहले डिस्क को सॉल्व किया, बाद में डिस्क प्लस क्ले को सॉल्व किया, और बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करके दोनों को इक्वेट किया, और बाद में एक्स की वैल्यू। तो पहले ये पूरा ये इतना कॉपी करना है, सेकंड ये वाला पार्ट है, और थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे किया है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/√8 मीटर। तो थोड़ा फ्लाईव्हील के बारे में देखते हैं कि फ्लाईव्हील क्या है। थोड़ा फ्लाईव्हील वाला पार्ट के पास देखते हैं कि फ्लाईव्हील क्या होने वाला है। तो फ्लाईव्हील एक डिवाइस रहेगा, जैसे कि अपन ने सीविंग मशीन देखी रहेगी। तो सीविंग मशीन में ना, ये सपोज ये मशीन है ऐसे, तो यहाँ पे एक व्हील रहता है, छोटा सा व्हील, और यहाँ पे एक रस्सी अटैच की रहती है, और नीचे एक बड़ा एक व्हील रहता है। तो आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे पैडल रहता है। पैडल मैं एक आर्बिट्री डायग्राम बना रहा हूँ यार, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो हम लोग ये पैडल को अगर जब ये करते हैं ऐसे, मतलब पैडल ऊपर नीचे ट्राई करते हैं, तो ये व्हील रोटेट होता है। मतलब ये पैडल का मोशन यहाँ पे जाता है, और ये इसको अटैच की रहती है पुली। पुली, और मतलब बोलते हैं ना कि पुली अटैच की रहती है, और उसका एक एंड छोटे छोटे वाले व्हील को अटैच किया रहता है। अभी मुझे बताओ, ये पैडल मारने के बाद ये व्हील रोटेट होगा, ये व्हील रोटेट होने के बाद ये व्हील भी रोटेट होने वाला है। बट एक एक चीज़ देखोगे ना तुम लोग, कि थोड़ा पैडल मारने के बाद जब रुक जाते हो ना, तभी ये रुकता नहीं है। ये रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकता? क्योंकि हम लोग ने इसको इनर्शिया दिया है। अगर इसको इनर्शिया दिया तो ये मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा। तो वो मोशन में रहेगा ना, तभी का जो एनर्जी रहता है, मतलब जो भी एनर्जी, अपन देखो हाथ लगा के रुकाते हैं ऐसे। ऊपर वाला पार्ट देखा रहेगा कि नहीं पता नहीं, ऊपर वाले पार्ट को अपन हाथ लगा के रुकाते हैं, तब तक ये एक बार भी पैडल दिया ना तो थोड़ा ये ज़्यादा रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एनर्जी रहती है ना, तो एक्सेस एनर्जी स्टोर कर देता है ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा उसको बोलते हैं फ्लाई। वो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है जो कि सॉल्व एग्जांपल है। तो सॉल्व एग्जांपल का जो पार्ट है वो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो ये क्वेश्चन मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन, इसलिए हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। अ स्पेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट 60 आरपीएम, मतलब एन दिया है 60 आरपीएम। आगे, इन द कोर्स ऑफ टाइम 48% ऑफ वाटर लीक्स आउट, मतलब जो 48% जो वाटर है वो लीक हो जाता है। मतलब अगर m1 मास को मैंने 100 ले लिया, तो m2 जो मास रहेगा वो 100 माइनस 48.8 रहेगा। मतलब उतना पानी हट गया, वहाँ से निकल गया। विथ वॉट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ, नेग्लेक्ट ऑल द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब n1 था पहले, अभी n2 पूछा गया है। क्लियर है? मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बलून रहेगा तो स्पीयर का केस है, स्पीयर का केस है तो रेडियस आएगा। तो रेडियस और मास के बीच में पहले रिलेशन निकालते हैं, रेडियस और मास के बीच में पहले रिलेशन निकालते हैं। तो मुझे बताओ एक चीज़ कि मास का फॉर्मूला क्या रहता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बराबर है। वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 पायर क्यूब। ये अंदर पानी है तो डेंसिटी सेम रहेगा, तो m1/m2 क्या रहेगा? r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। तो m1/m2 रहेगा, या फिर r1/r2 रहेगा। बोलो, क्यूब रूट ऑफ m1/m2। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी मुझे और एक चीज़ बताओ, ये क्यूब रूट वाला पार्ट हो गया। अगर मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, बात करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई का फॉर्मूला क्या रहता है? आई, ये मैं रिलेशन निकाला r1 और r2 और m1 और m2 के बीच में। फॉर्मूला रहता है mr² 2/5 mr²।
बराबर है। बट मुझे एक चीज़ पता है, 2/5 मास जो होता है, मास वो रेडियस का क्यूब के फॉर्म में रहता है, मतलब बट ऑब्वियसली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वो सब लिख सकते हैं हम लोग, बट वो लिखेंगे नहीं, सिर्फ रेडियस इंटू क्यूब लिखेंगे, इंटू रेडियस इंटू स्क्वायर। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इंटू फिफ्थ पावर। देखो ना, क्यूब और सेकेंड पावर को हम लोग साथ में करेंगे तो फिफ्थ पावर होता है। तो I1/I2 क्या रहेगा रे, R1/R2 का फिफ्थ पावर। क्लियर है। बट मुझे एक चीज़ पता है कि R1/R2 का फिफ्थ पावर तो हो गया ये वाला पार्ट, बट R1/R2 क्या होता है, R1/R2 जो होता है वो M1/M2 का थर्ड क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट नहीं, थर्ड रूट होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो I1/I2 इक्वल्स टू यहाँ पे M1/M2 का फिफ्थ पावर तो है, डिवाइड बाय 3। देखो ये वाला पार्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। क्लियर है। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलेगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। मुझे बताओ 2π/60, 2π/60 कैंसिल हो जाएगा तो वो लिख रहा नहीं मैं, तो I1/I2 इंटू N1 कितना है 60, ω2 की जगह पे 2πn, 2πn वो 2π/60 वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो मैं इधर N2 लिख रहा हूँ। बट I1/I2 कितना है, I1/I2 कितना है M1/M2 का 5/3 इंटू 60 इक्वल्स टू N2। M1/M2, M1 कितना है रे 100, M2 कितना है 100 माइनस 48.5 48.8, तो 100/48.8 रेस टू 5/3 इंटू 60 इक्वल्स टू N2। क्लियर है पक्का। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पूरा आपको टेक्स्ट बुक में मिल ही जाएगा, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। पहले हम लोग ने रिलेशन निकाला, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से रिलेशन निकाला, मास और रेडियस के बीच में, मास और रेडियस वाला पार्ट हो गया, रिलेशन निकल गया, मास और रेडियस के बीच में रिलेशन। ये तो हम लोग को दिया गया है। उन्होंने क्या बोला, मास कम हो रहा है, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा, और इनर्शिया कम हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी निकालने को बोला, मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन निकालने को बोला है। तो ये रेडियस और मास के बीच में रिलेशन मिल गया। अभी आई कम हो रहा है तो आई का रिलेशन निकाल रहा हूँ, तो I1/I2 निकालना है मुझे, तो आई इक्वल टू 2/5 बट एम तो मुझे पता है, एम इज R3, देखो लिखा है मैंने, एम इज डायरेक्टली इक्वल टू R3। ये सब लिख रहा नहीं मैं, ये सब लिख रहा नहीं मैं, डायरेक्टली रिलेशन में लिख रहा हूँ। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R3 इंटू R² R⁵5। अपने को प्रोपोर्शन दी, देखो ये कॉन्स्टेंट है, ये हट जाएगा, तो अपने को R⁵³ इंटू R⁵2 क्या आएगा R⁵5। I1/I2 इक्वल टू R1/R2⁵5। अभी बट R1/R2 क्या है, M1/N2⁵1/3, वो इधर लिया तो 5⁵5/3 आ जाएगा। M1/M2 पता है, M1 पता है मेरे को, M2 पता है, वैल्यूज पुट करूंगा I1/I2 मिलेगा, I1/I2 मिल गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किया, यहाँ पे 2π/60 हम लोग नहीं ले रहे, हो गया। सॉल्व करूंगा तो मेरे को N2 की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये खत्म करते हैं हम लोगों का मोमेंटम वाला पार्ट। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम देखा, एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा, और दो न्यूमेरिकल्स देखे। क्वेश्चन नंबर 21 और ये सॉल्व एग्जांपल है, एंगुलर मोमेंटम के बाद का ये सॉल्व एग्जांपल है। मेरे को देखने दो क्वेश्चन नंबर क्या है, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर क्या देखने दो मुझे। क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 1.8 है, पेज नंबर 18 पे। एग्जाम्पल नंबर 1.8 पेज नंबर 18 पे ये क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो एक बार कि क्या क्या किया है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है क्या क्या किया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और दो न्यूमेरिकल्स हम लोग ने देखे। तो अगले लेक्चर में हम लोग चालू करने वाले हैं रोलिंग मोशन का पार्ट। रोलिंग मोशन का पार्ट हम लोग चालू करेंगे, और अगले लेक्चर में थोड़ा सा और एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, जो कि फ्लाईव्हील। आज का लेक्चर मेरे को थोड़ा एक्सटेंड नहीं करना है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में जम मार रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन का पूरा पार्ट, खत्म कर देंगे चैप्टर को, और थोड़ा सा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लाईव्हील के बारे में। तो फ्लाईव्हील आईसी इंजन में कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो वाला पार्ट देखेंगे कि आईसी इंजन में, आज हम लोगों ने सिर्फ सीविंग मशीन का देखा, तो उसका और एक एप्लीकेशन आईसी इंजन में भी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। और एक चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक करो, अशोक सर का वीडियो मैंने वहाँ पे मेंशन की लिंक, और अगर मेरे को लॉ एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अगर वीडियोस मिलती है तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप वीडियो चेक कर सकते हो। अगर मिली तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं मेंशन करूंगा। और एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि मंडे से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि
एज आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा थर्मोडाइनमिक्स का जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आई हैव डन, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट है हम लोगों को थर्मोडाइनमिक्स का, थर्मोडाइनमिक्स का। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई बी डूइंग, मैंने बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि मैंने केमिस्ट्री का थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाया है, तो मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी टू टीच थर्मोडाइनमिक्स ऑफ केमिस्ट्री, कि आप सर चालू कर दो, आप उसके भी वीडियोस बनाना चालू कर दो। तो मैं ट्राई करूँगा कि मंडे को जो वीडियो आने वाला, मतलब कल कल जो वीडियो आएगा वो थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो आएगा, केमिस्ट्री का। तो मैं ट्राई करूंगा थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है वो मेरा, मतलब मेरा फेवरेट पार्ट है एक्चुअल में। पूरी फिजिक्स का जो सबसे फेवरेट पार्ट है वो मेरा मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है। तो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट मैं ले लूँगा, कल से मैं चालू करूँगा केमिस्ट्री वाला पार्ट। एज अ फिजिक्स टीचर आई शुड नॉट टच द केमिस्ट्री पार्ट, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी टू टीच थर्मोडायनेमिक्स, जिन्होंने मेरे से थर्मोडायनेमिक्स सीख लिया है, 11th में भी थोड़ा पार्ट सीखा है, दे आर आस्किंग मी टू गो फॉर थर्मोडायनेमिक्स, सो आई विल बी टीचिंग दैट पार्ट। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स चालू करने का रीज़न क्या है, मैंने जिनसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, मैंने जिस टीचर से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, मैं हैदराबाद में था एमटेक की प्रिपरेशन के लिए, तो जिन टीचर्स से मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, ही हैज़ टॉट मी इन अ ब्रिलियंट मैनर। जो मुझे, मेरे पास जो थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज उनके थ्रू मिला है, दैट इज़ इमेंस। आई कांट एक्सप्लेन कि क्या नॉलेज मिला था हम लोगों को, दैट इज़, मतलब उतना नॉलेज मिलना, उस टाइप का नॉलेज मिलना, उस टाइप के एक्सप्लेनेशन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आई वॉन्ट टू शेयर दैट नॉलेज विथ यू, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स भी चालू करूँगा। बट ऑब्वियसली फिजिक्स में भी रहेगा, और फिजिक्स में भी, फिजिक्स का भी थर्मोडायनेमिक्स में ही ले रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, मुझे कंपैरिजन करने को मिलेगा। जैसे कि देखो, वर्क डन के अलग अलग ये रहते हैं कि वर्क वर्क नेगेटिव एक जगह पे फिजिक्स में नेगेटिव होता है, तो केमिस्ट्री में वो पॉजिटिव होता है। तो बच्चे लोग वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है। तो दोनों पार्ट मैं सिखा दूंगा, तो मेरे को कंपैरिजन के लिए थोड़ा इजी गिर जाएगा। और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा पार्ट मैं आगे जाके स्किप भी कर सकता हूँ, कि जहाँ पे केमिस्ट्री का पार्ट मैंने कवर किया रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। जो मंडे का लेक्चर रहेगा वो थर्मोडायनिक्स का लेक्चर रहेगा, केमिस्ट्री का। और ट्यूसडे का जो लेक्चर रहेगा वो आपका नॉर्मल रोलिंग मोशन का लेक्चर रहेगा। या आई नो जेडब्ल्यू के लेक्चर्स मुझे चालू करने हैं एक्चुअली, नोट्स निकालने या फिर क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम जा रहा है उसमें। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं एक मतलब बोर्ड पे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बाद में वो जो इमेज रहेगी वो जाएगी और बाद में मैं सॉल्व करूँगा। उस टाइप का मैं वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एन नंबर्स एटलीस्ट मुझे एक टॉपिक पे एटलीस्ट 7 से 8 न्यूमेरिकल तो कम से कम सॉल्व करने हैं। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसके वीडियोस थोड़े अच्छे से बनाऊँ, तो थोड़ा उसलिए टाइम लग रहा है, बट मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। तो कल का जो लेक्चर रहेगा वो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, वो पार्ट हम लोग फिजिक्स में भी आने वाला है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर वीडियो को यहाँ तक देखा रहेगा और वीडियो पसंद आई रहेगी, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं विथ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिस्ट्री। टिल देन, बाय बाय।